नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रीतम चौधरी। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी फिलहाल तो हम वीडियो मेंस 2022 के लिए जो है सारे अलग अलग सेक्शन के टॉपिक्स लाइक साइंस और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इनके हम डिस्कस कर रहे हैं। लेटर ऑन बाकी चीज़ें भी हम करेंगे। जो लोग इस चैनल के लिए नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और साथ में इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ हैं और नोट्स हैं वो आपको सेम नाम से यानी कि लर्न विद प्रीतम चौधरी के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए, उस पर आपको मिल जाएंगे। आज जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है उसमें से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से मुझे लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बहुआयामी है। इस टॉपिक में से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बेसिक्स हैं पारिस्थितिकी के बेसिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो डेफिनेशन है या फिर वर्गीकरण किया हुआ है अलग अलग समूह का पारिस्थितिकी में, उनके आधार पे। तो दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो पारिस्थितिकी का करंट को मिक्स करके क्वेश्चन बन सकता है। लाइकवाइज लेटेस्ट जो है रामसर साइट कौन सी है, लेटेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्यों से संबंधित कुछ भी हुआ है वो। तो 2 सेक्शन है तो हम भी इसको 2 पार्ट में इस प्रकार से स्टडी करेंगे। आज हम जो है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के कंप्लीट बेसिक्स को समझेंगे और सेकंड जो है हम पारिस्थितिकी का वन्य जीव अभ्यारण्य, झील और बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं प्राकृतिक, उनके साथ में पढ़ेंगे जैसा कि हमारे सिलेबस में भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के बारे में समझते हैं। देखिए, पहली चीज होती है पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर जैविक यानी कि बायोटिक और अजैविक यानी कि जो है फिजिकल या भौतिक 2 प्रकार के घटक होते हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो प्राकृतिक परिदृश्य बनता है उसी को ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आप इसको सिंपल डेफिनेशन मत समझिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली, जैविक यानी कि बायोटिक, अजैविक यानी कि अबायोटिक। अब ये बायोटिक, अबायोटिक, जैविक और अजैविक अवयव क्या होते हैं? तो देखिए, जैविक अवयव वो होते हैं जो सजीव की उपस्थिति के रूप में होते हैं, यानी कि आपका जो है उत्पादक हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या आते हैं? जैविक कंपोनेंट अवयवों के रूप में आते हैं। और अबायोटिक यानी कि अजैविक कंपोनेंट कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पारिस्थितिकी की बात कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक दिया हुआ है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, तो हमें इसकी बेसिक समझ होनी चाहिए। जैविक और भौतिक यानी कि अजैविक वातावरण के बीच उनके अंतर संबंधों के अध्ययन को, ये साइंस की एक ब्रांच है। पारिस्थितिकी क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर आपका जो है जैविक और भौतिक जो कंपोनेंट है इन दोनों के संबंधों को स्टडी किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव। जैसे कि मैंने ऊपर बात की थी, अजैव यानी कि अजैविक या एबायोटिक, और दूसरे हैं हमारे जैव यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी साइमल्टेनियसली देखिए, अजैव अवयव में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जलवायु कारक होते हैं और एक आपके होते हैं मृदीय कारक होते हैं। और जो जैव अवयव होते हैं उसके अंदर आपके एक प्रकार में 3 टाइप होते हैं, यानी कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखिए, ये जो अवयव हैं, दोनों प्रकार के अवयव जो हैं, उसकी अगर हम बात करें तो जलवायु कारक, जलवायु कारक में क्या क्या होता है? जलवायु से ही संबंधित वर्षा, ऊर्जा, पवन और तापमान, 4 कंपोनेंट होते हैं।
ये याद करने हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी के जो अजैव वायवीय कारक, अजैव जलवायु कारक जो हैं वो कौन से हैं या नहीं है, इस आधार पे तो आपको पता होना चाहिए रेन यानी वर्षा, ऊर्जा, जलवायु, पवन और तापमान। वर्तीय कारक में कौन कौन से होते हैं? खुद मृदा, खनिज, लवण और स्थलाकृति। विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं जैसे कि पहाड़ हो गए, पठार हो गए, झीलें हो गई, ये सब भी क्या करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जैव अवयव के अंदर आपका आता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक यानी कि डीकंपोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर, ये आते हैं आपके जैव अवयव। अब आपकी नेक्स्ट टर्म आती है संक्रमिका। संक्रमिका का मतलब होता है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र है और दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र है। एक मान लीजिए यहाँ पे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है और इधर है आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे कि समुद्र, और समुद्र के इस साइड में क्या हो गई? समुद्र तट, और उसके बाद में पूर्ण रूप से आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का दोनों का मिक्स रूप से, दोनों का मिक्स जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो जो होता है उसको कहते हैं संक्रमिका। एक तरीके से याद करने का तरीका क्या हो गया? दो टाइप के पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र, वो क्या कहलाता है? संक्रमिका यानी कि इकोटोन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है स्थल पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री, और इन दोनों के बीच का जो होता है वो होता है मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव होते हैं दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है निकेत, तो इंग्लिश में कहते हैं निशे। अब देखिए, प्रत्येक प्रजाति का क्रियात्मक क्षेत्र होता है। क्या होता है? प्रत्येक प्रजाति का कोई ना कोई क्रियात्मक क्षेत्र होता है। जैसे कि शेर, चीते, हाथी, ये कहाँ पे रहेंगे? वन क्षेत्र में रहेंगे। मनुष्य जो हैं वो यहाँ पे सामुदायिक रूप से एक सामाजिक क्षेत्र में रहेंगे। तो प्रत्येक प्रजाति का एक अपना क्या होता है? क्रियात्मक क्षेत्र होता है। उसी क्रियात्मक क्षेत्र को उसका क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। कोई भी दो प्रजातियों का समान निकेत नहीं होता है, नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे। कभी भी कोई भी दो स्पीसीज का एग्जैक्टली सेम निकेत नहीं होता है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे इसको अच्छे से दिमाग में रखना है कि सेम नहीं होता, भले ही वो दोनों प्रजातियां साथ साथ रह रही हो। जैसे कि मनुष्य के साथ में क्या रहते हैं? पशु रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, और पशु में जैसे कि गाय भी रहती है, और मान लीजिए कुत्ता भी रहता है साथ में। ये एक अलग प्रजाति है, ये अलग प्रजाति, ये अलग, और ये वातावरण रहने का सेम है, एरिया सेम हो सकता है, लेकिन क्या गाय जिस प्रकार के एकदम कंप्लीटली इसका अपना एक हैबिटेट टाइप होता है, अपनी इसकी क्रियाएं होती हैं, क्या वो सेम कुत्ते की होती हैं? नहीं होती। क्या वो मनुष्य के साथ में रहते हुए भी मनुष्य का अपना कोई एक निकेत क्षेत्र नहीं है? बिल्कुल है। मनुष्य का इन सब से अलग है, साथ रहते हुए भी अलग है। तो यही कारण है कि कोई भी दो प्रजाति का एकदम डिट्टो सेम नहीं होता। ये इसी प्रकार से है कि मनुष्य में कोई भी दो मनुष्यों का सेम फिंगरप्रिंट नहीं होता है, सेम डीएनए नहीं होता है। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। यानी कि ये प्रजाति विशेष होता है। तीन टाइप के निकेत होते हैं, आवास निकेत, खाद्यान्न निकेत। चार टाइप के होते हैं, भौतिक और रासायनिक निकेत। इन आधार पे अलग अलग टाइप के निकेत बनते हैं। अब आती है आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन बायोम की। बायोम क्या होता है? पौधों, प्राणियों का समुदाय जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। बायोम में कई प्रकार के आवास होते हैं। ये जो आवास हमने देखे हैं, आवास, खाद्य निकेत, ये कई प्रकार के आवास एक ही एरिया के अंदर पशु प्लस प्राणी सबको मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? बायोम बन जाएगा।
कहने का सिंपल सा मीनिंग है, यहाँ पे कोई टफ चीज नहीं है। तो अगर हम हिरार्की देखें तो बायोम होता है ना, बायोम वो बड़ी चीज होती है, उसमें क्या होता है अलग अलग प्रकार के आवास आ जाएंगे, यानी कि वन क्षेत्र भी आ जाएगा आपका, शहरी क्षेत्र भी आ जाएगा, और इन सबको मिला करके मैं एक क्या कह सकती हूँ, बायोम बना सकती हूँ। तो बायोम जो है वो वृद्ध इकाई है, जबकि जो आवास या निकेज क्षेत्र होते हैं वो छोटी इकाई होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की छोटे एरियाज होते हैं। एक बायोम में कई प्रकार के आवास होते हैं, ये स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है हमारे। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुकूलन। अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन, जीवों की वह विशेषता जिससे जीव पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करता है, वह विशेषता क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है, अडेप्टेशन कहलाती है। यानी कि एज ए ह्यूमन बीइंग अभी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और कुछ टाइम बाद में 2-3 महीने बाद में अलग मौसम होगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी। तो एज ए ह्यूमन बीइंग यदि मैं गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम और फिर ठंड का मौसम तीनों में रह पा रही हूँ, तो वो मेरी किस विशेषता के कारण रह पा रही हूँ, वो मेरी विशेषता है अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन। तो प्रत्येक प्रजाति जो कि अर्थ पे हर एक सीजन के अंदर सरवाइव करती है, रह पाती है, वो किसकी वजह से रह पाती है, अनुकूलन की वजह से ही रह पाती है, अडेप्टेशन के कारण रह पाती है। अनुकूलन किस किस प्रकार के होते हैं, एक होता है संरचनात्मक यानी कि मोर्फोलॉजिकल अनुकूलन। मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, मैंने जो आगे एग्जाम्पल लिख रखे हैं ना, आपको वो एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन से प्रकार का अनुकूलन है। आई रिपीट, आपको कोई एक फेमस सा एग्जाम्पल दे देगा क्वेश्चन में, और एग्जामिनर पूछेगा कि ये कौन से प्रकार के अनुकूलन में आता है, क्योंकि ये पारिस्थितिकी के कोर आइडियाज हैं, पारिस्थितिकी जो टॉपिक है उसका बेस है ये। तो संरचनात्मक अनुकूलन या मोर्फोलॉजिकल वो होता है जिस प्रकार से मरुस्थली पौधों की पत्तियां छोटी हो जाती हैं और तने जो हैं वो गुद्देदार हो जाते हैं। तो ये वाला जो अनुकूलन है ये किस में आता है, संरचना में बदलाव वाला। शारीरिक अनुकूलन इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। देखिए ठंडे क्षेत्रों में मैमल्स के यानी कि स्तनधारियों के कान जो हैं वो छोटे होना, ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेने के लिए हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर वृद्धि होना। क्यों, क्योंकि ऊंचाई पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर लेवल है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन का प्रेशर लेवल कम हो जाता है तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। और हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में इधर उधर पहुंचाता कौन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो पहुंचाती हैं। तो बॉडी क्या करेगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर जो लोग रहते हैं तो उनमें रेड ब्लड सेल्स की संख्या खुद ब खुद ज्यादा होती है ताकि वो आसानी से ऑक्सीजन ले सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि ऊंचाई पर रहने वाले, ऊंचाई क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के अंदर जो अन्य क्षेत्र के व्यक्ति हैं उनकी तुलना में जो है लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या ज्यादा पाई जाती है। ये किस प्रकार के अनुकूलन का उदाहरण है, तो वो है आपका शारीरिक अनुकूलन या फिजियोलॉजिकल। एक देखिए उष्मा की क्षति कम हो यानी कि टेम्परेचर जो है बॉडी का वो धीरे धीरे कम हो, उष्मा कम हो, इसके लिए ठंडे क्षेत्रों में जो स्तनधारी होते हैं उनके कान जो होते हैं वो छोटे होते हैं बाकी एरिया के कंपैरिजन में। इस चीज को पर्टिकुलरली, इस चीज को एलन्स रूल कहते हैं पारिस्थितिकी में। क्या कहते हैं, एलन का रूल कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जैव रासायनिक अनुकूलन। जैव रासायनिक अनुकूलन को कहते हैं बायोकेमिकल अडेप्टेशन। किस प्रकार से अकशेरुकी जीव जो हैं वो समुद्र में अधिक गहराई पर पाए जाते हैं। अकशेरुकी का मतलब हो गया जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, यानी कि सॉफ्ट स्कल वाले जो जीव है ना वो ही समुद्र की गहराई में रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई जो समुद्र की गहराई है, जितना गहराई पे जाएंगे
तो यहाँ तक पानी भरा हुआ है तो इसका प्रेशर भी तो लगता है। वाटर का क्या होता है, प्रेशर लगता है। तो अगर ज्यादा गहराई के जीवों में कशेरुकी यानी कि जो है ज्यादा जो है रीढ़ की हड्डी वाले जो होंगे तो उनके ऊपर इतना प्रेशर रहेगा तो डिफॉर्मेशन आ जाएंगे, या हो सकता है कि छोटा जीव है और कशेरुकी है तो उसकी हड्डी भी टूट जाए। तो यही कारण होता है कि जो जीव समुद्र की गहराइयों में नीचे पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, अकशेरुकी होते हैं साधारणतया। नेक्स्ट आता है व्यवहारात्मक अनुकूलन, बिहेवियरल एडेप्टेशन, जैसे कि छिपकली। छिपकली का धूप में बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, धूप होती है गर्मी होती है तब, और छांव के अंदर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये व्यवहार के अनुसार अनुकूलन है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स पे, जो कि हम दो प्रकार के कर रहे थे। तो जैविक घटक के अंदर क्या होता है, तीन चीजें होती है। एक तो उत्पादक होता है यानी कि प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर, और अपघटक होता है डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर या उत्पादक का काम होता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर भोजन का निर्माण करना। कौन सा काम होता है, भोजन का निर्माण करना। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, उत्पादक वर्ग के अंदर कौन कौन आता है, पेड़ पौधे, लाइकन, शैवाल, ये सब क्या होते हैं, उत्पादक वर्ग में आते हैं। एग्जाम्पल कौन सा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, लाइकन। ये नाम साधारणतः अगर याद नहीं होता है तो हम वहां पे मार खा सकते हैं कि पूछ लिया कि निम्नलिखित में से उत्पादक कौन सा नहीं है। ऐसे ऐसे नाम दिए हैं साइंटिफिक, अगर आपको है या नहीं है में लाइकेन को चूज करना हुआ तो आप याद रखिए लाइकेन जो होता है वो उत्पादक वर्ग के अंदर आता है। और ये अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से बनाते हैं। भोजन उपभोक्ता कौन होते हैं, वो भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। इनमें प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक। प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक पर निर्भर करता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जंगली क्षेत्र के अंदर उत्पादक कौन हो गए, पेड़ पौधे घास फूस हो गए। तो एक गाय मान लीजिए जेब्रा है, जेब्रा क्या करता है, घास को खाता है। तो यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता हो गया जेब्रा, लेकिन जेब्रा को कौन खाएगा, शेर खाएगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो गया, शेर हो गया। यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता पे निर्भर हो जाता है वो कहलाता है द्वितीयक उपभोक्ता। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीन टाइप के होते हैं। शाकाहारी वो होते हैं जो फल फूल घास फूस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं जो फ्लैश पे डिपेंड होते हैं, और सर्वाहारी होते हैं, शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। जैसे कि मोर, मोर जो है वनस्पतियों को भी खाता है और छोटे कीड़े मकोड़े इनको भी खाता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अपघटक या डिकम्पोजिशन वो होते हैं जो भोजन हेतु मृत जीवों पर या जीवित जीवों के अपशिष्ट पर निर्भर करते हैं। क्या बताया मैंने, अपघटक वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए या तो मरा हुआ जीव है या फिर जीवित जीव का अपशिष्ट पदार्थ है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि गाय भैंस का गोबर होता है तो उसके अंदर गुबरेल नाम के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, जीवित जीव है गाय और भैंस, उसके अपशिष्ट पदार्थ पे निर्भर कर रहे हैं। या फिर मृत जीव जंतुओं के अंदर जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजिशन होते हैं, तो वो होते हैं। अब एक होता है अपर्दक, अपर्दक होते हैं डेट्रिटिवोरस। ये क्या होता है, ये जनरली अपघटक नहीं होते, लेकिन कभी कभी जब इनको भोजन की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं तब ये क्या करते हैं, अपघटक बन जाते हैं। यानी कि ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा की ये क्या करते हैं, ये भी मृत जीवों पर निर्भर हो जाते हैं, तो अपघटक जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, वो होते हैं अपर्दक होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से दिमाग में कर लेना है अपने को। अब होती हैं दो प्रकार की श्रृंखलाएं, एक होती है चारण खाद्य श्रृंखला और एक होती है आपकी अपर्द खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर सबसे प्राइमरी जो उपभोक्ता होता है वो अपने भोजन के लिए क्या करता है, घास फूस पेड़ पौधे इन सब पे निर्भर करता है। उत्पादक प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत जो होता है
वो उत्पादक होता है। यहाँ पे प्राथमिक ऊर्जा उत्पादक यानी कि ये सब पेड़ पौधे और ये भी अपनी एनर्जी को कहाँ से ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी ऊर्जा प्रयोग में आती है, सौर ऊर्जा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि चारण खाद्य श्रृंखला का बेसिक जो है एनर्जी यानी कि ऊर्जा का स्रोत क्या है। चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो सौर ऊर्जा से शुरू होती है, क्योंकि सौर ऊर्जा को ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा पेड़ पौधे किस में कन्वर्ट करते हैं, भोजन में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद में जो होता है आगे के जो स्तर होते हैं उनमें बढ़ती जाती है। अपत्य खाद्य श्रृंखला यानी कि डेट्रिटस फूड चेन जो है इसके अंदर मृत कार्बनिक पदार्थ से आरंभ होती है, क्योंकि डेट्रिटस जो है हमने पढ़ा था अपरद ये वाली, तो इसके अंदर क्या होता है, जो मृत होता है उसी से ही स्टार्ट होती है। और मृत में क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा, वहां से शुरू होती है ये वाली श्रृंखला। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक होता है आपकी खाद्य श्रृंखला और एक होता है खाद्य जाल। एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह यदि रैखिक रूप से हो, एक जीव से दूसरे जीव में यदि ऊर्जा का प्रवाह रैखिक रूप से हो, जैसे कि देखिए कोई भी पौधे हैं, उन पौधे के फली लगी, उस फली को किसने खाया, चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया और सांप को चील ने खाया। अब यहाँ पे ऊर्जा का जो प्रवाह है वो रैखिक रूप से हो रहा है। क्या चील को वापिस पौधा यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये वाली जो खाद्य श्रृंखला होती है इसको तो बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। और खाद्य जाल क्या होता है, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का संयोजन होता है। खाद्य जाल में क्या होता है, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का संयोजन होता है। ये सभी संभव ऊर्जा एवं पोषण प्रवाह को दर्शाता है। यानी कि अब मान लीजिए चील को कौन खा रहा है, चील को हमने दिखा दिया कि गिद्ध खा रहे थे, गिद्ध का शिकार जो है गिद्ध। अब ये यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या कहा कि संयोजन सभी संभव। अब मैं संभावना क्या बना रही हूँ, संभावना ये बना रही हूँ कि गिद्ध का शिकार हो गया। गिद्ध का शिकार किसने कर लिया, वहीं पे गिद्ध जो खा रहा था, तो उसी टाइम पे वहां पे भेड़िया आ गया, कोई भी आ गया, उसने गिद्ध का ही शिकार कर लिया। तो अब इससे क्या होगा, मान लीजिए गिद्धड़ या कुछ भी भेड़िया आ गया, अब ये खत्म होगा तो इसको क्या करेंगे, डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे यानी कि अपघटक करेंगे। तो कुछ पोषक तत्व वापस से जमीन में चले जाएंगे, तो जमीन से वो पौधे के अंदर चले जाएंगे। तो एक क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाता है, जाल बन जाता है। एक डायमेंशन, दूसरे डायमेंशन, तीसरी डायमेंशन, इस प्रकार से। तो आपस में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का जाल हो जाता है, तो बोलते हैं खाद्य जाल। पारिस्थितिकी का पिरामिड यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड, इस पे क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में, इवन यूपीएससी में भी पहले पूछे गए हैं। तो पिरामिड जो होते हैं पारिस्थितिकी के अंदर वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है संख्या पिरामिड, दूसरा होता है बायोमास का और तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड। देखिए ये जो पिरामिड होते हैं ये दर्शाते हैं कि किसी पर्टिकुलर पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर उपस्थित जीवों की स्थिति क्या है, चाहे वो जीवों की स्थिति संख्या के आधार पे हो, चाहे वो जीवों की स्थिति जो है उनके अंदर उपस्थित बायोमास के आधार पे, या फिर वहां पे ऊर्जा के फ्लो के आधार पे, उस पारिस्थितिकी तंत्र की क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं ये पिरामिड। अगर हम बात करें संख्या की, तो प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या। अब पोषण स्तर से क्या मतलब है हमारा, देखिए उत्पादक है पौधे, ये एक पोषण स्तर हो गया। अब इस उत्पादक पे प्रथम उपभोक्ता निर्भर कर रहा है, तो ये हो गया सेकंड पोषण स्तर, ये हो गया फर्स्ट पोषण स्तर। अब प्राथमिक उपभोक्ता पे सेकंड उपभोक्ता निर्भर कर रहा है, तो ये हो गया तीसरा पोषण स्तर।
इस प्रकार से जैसे जैसे एक उपभोक्ता से दूसरे की तरफ चलते जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिफरेंट डिफरेंट पोषण स्तर कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो संख्या पिरामिड होता है ये प्रत्येक पोषण स्तर पर उपस्थित जीवों की संख्या को बताता है। यानी कि उत्पादक कितने हैं, मान लीजिए कि 5000 उत्पादक हैं, प्रथम उपभोक्ता 3000 हैं, सेकंड उपभोक्ता 1000 हैं। तो ये जो संख्या के आधार पे पिरामिड बनेगा ये होता है आपका संख्या पिरामिड। ये दोनों प्रकार का हो सकता है, सीधा और उल्टा। सीधा का मतलब होता है कि निम्न पोषण स्तर के ऊपर जो है उच्च पोषण स्तर से ज्यादा संख्या में प्रेजेंट है। जैसे कि चारण खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रथम उत्पादक कौन होते हैं चारण खाद्य श्रृंखला में, ग्रेजिंग फूड चेन में पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑब्वियसली उनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। पेड़ पौधों को खाने वाले जंगली जीव जो होंगे उनकी पेड़ पौधे और घास फूस के जितने भी पौधे हैं उनकी कंपैरिजन में क्या होगी, यहाँ पे पौधे प्लस पेड़ हो गए। अब इनकी कंपैरिजन में तो कम ही होगी ना इनकी संख्या, तो शाकाहारी जीव हैं। तो हमेशा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकृति के संतुलन के तहत शाकाहारी जीवों से कम होती है मांसाहारी जीवों की संख्या, जो मांसाहारी हैं उनकी संख्या। तो देखिए खुद ब खुद दिख गया हमें, इसका जो पिरामिड है वो क्या हो जाएगा, सीधा पिरामिड हो जाएगा। जबकि अगर हम उल्टा पिरामिड की बात करें तो एक पेड़ का एग्जाम्पल लीजिए। पेड़ क्या है, एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर जो है इतने सारे फल लगे हुए हैं, तो उन फलों को खाने के लिए इतने सारे पक्षी आते हैं। तो एक पेड़ है तो छोटी संख्या हो गई, उसको खाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या आते हैं, पक्षी आते हैं। और फूल जो लगते हैं उन फूलों को रस लेने के लिए विभिन्न मधुमक्खियां आती, मधुमक्खियों की संख्या और भी ज्यादा होगी। और इन पक्षियों और मधुमक्खियों के साथ में उन पे डिपेंड रहने वाले जीवाणु कीटाणु जिनको हम देख नहीं पाते हैं उनकी संख्या और भी ज्यादा होगी। तो ये वाला जो पिरामिड है संख्या का क्या हो जाएगा, एक पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र ये उल्टा हो जाएगा। अब बायोमास पिरामिड, बायोमास पिरामिड होता है प्रत्येक पोषण स्तर पर भंडारित जीवों का शुष्क भार। यानी कि अगर हम इस पे देखें तो पेड़ पौधों का शुष्क भार लेंगे, शाकाहारी का शुष्क भार लेंगे, यानी कि उसमें टोटल वजन जो है वाटर को हटा दिया जाए, पानी को हटा दिया जाए बॉडी में से, तब कितना बचता है शुष्क भार वो लिया जाता है और फिर यहाँ पे लेंगे। तो इसका भी सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। पिरामिड सीधा किसमें होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर होता है, क्योंकि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यही हो गया, जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर उनका शुष्क भार ज्यादा होगा सबसे, फिर शाकाहारी का और शुष्क भार कम होगा और मांसाहारी का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधा पिरामिड हो गया। जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, जलीय जीवों का जो सबसे इंपॉर्टेंट भोजन होता है वो होते हैं प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। और छोटे छोटे सूक्ष्म जो जीव होते हैं प्लैंक्टॉन्स, जो अपना सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाते हैं, और शैवाल इनका शुष्क भार बहुत कम होता है। लेकिन इनके ऊपर निर्भर कौन रहती है, छोटी मछलियां। अब छोटी मछलियों का ओवरऑल शुष्क भार निकालेंगे तो प्लैंक्टन के शुष्क भार से ज्यादा होता है। यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई, प्लैंक्टन से हुई। प्लैंक्टन के बाद में आपका छोटी मछलियां, तो प्लैंक्टन का इतना ही शुष्क भार था, लेकिन उन पे निर्भर रहने वाले छोटी मछलियों का शुष्क भार इनसे ज्यादा होगा। और छोटी मछलियों पे निर्भर बड़ी मछलियों का जो शुष्क भार है वो उससे भी ज्यादा होगा। और ओवरऑल यदि देखें तो सबसे बड़ी व्हेल मछलियों का ओवरऑल शुष्क भार निकाला जाए किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली और ज्यादा होगा। तो इसका होता है उल्टा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड है वो कैसा बनेगा। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास का पिरामिड, कौन सा, बायोमास का पिरामिड उल्टा बनेगा। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, मैंने नोट भी लगा रखा है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा और बायोमास का पिरामिड उल्टा बनेगा। संख्या का तो आप समझ ही गए होंगे,
मैंने प्लैंकटॉन्स की बात की तो प्लैंकटॉन्स की संख्या अरबों में होती है, बहुत ज्यादा होते हैं छोटे छोटे। तो सबसे छोटा वाला जो प्राथमिक स्तर था उनकी संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो बेस सबसे ज्यादा हो गया, सबसे चौड़ा बेस हो गया और ऊपर कम होता जाएगा। तो दैट मीन्स जो है आपका जलीय पारिस्थितिकी संख्या पिरामिड सीधा होगा और बायोमास पिरामिड जो है वो उल्टा होगा। अब आता है आपका ऊर्जा पिरामिड। ये हमेशा कोई भी तंत्र हो हमेशा सीधा होता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने में ऊर्जा का हमेशा ह्रास होता है, यानी कि इस स्तर के ऊपर इतनी ऊर्जा प्रेजेंट है तो दूसरे स्तर पे जाएगी तो वो हमेशा इस स्तर से क्या होती है, कम ही होती है। क्योंकि ऊर्जा का ट्रांसफर होता है तो हमेशा ऊर्जा का डिके भी होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो हमेशा सीधा होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस, जैविक अन्योन्य क्रियाएं एक पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी कि बायोलॉजिकल आपस में इंटरैक्शंस कौन से होते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि समझ में आता है कि आ सकता है, आरएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार का। तो कैसे कैसे रिलेशन होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। मान लीजिए दो स्पीसीज हैं, दो प्रजातियां हैं, स्पीसीज का मतलब दो प्रजाति, एक प्रजाति 1 और 2। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो सहज जीविता का रिलेशन यदि होगा तो पहली प्रजाति को भी लाभ मिलेगा, वो भी पॉजिटिव में भी है, और दूसरी प्रजाति को भी लाभ मिलेगा। तो ऐसा रिलेशन है वो सहज जीविता का रिलेशन कहलाता है, म्यूचुअलिज्म कहलाता है। उदाहरण के तौर पे लाइकेन व शैवाल का रिलेशन, में लाइकेन पोषक तत्व जुटाता है तो शैवाल उसको खाना बना करके वापस देता है। माइकोराइजा और पौधों की जड़ों में, माइकोराइजा एक जीव होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में रहता है। माइकोराइजा क्या करता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है उसको खींचता है, बदले में पौधा जो होता है उसको पोषण और शरण देता है, रहने की जगह देता है। तो दोनों को फायदा हो रहा है, यहाँ पे भी दोनों को फायदा हो रहा है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, दोनों के लिए फायदा हो, वो कहलाता है सहजीविता। स्पर्धा, स्पर्धा की कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होगा। उदाहरण के लिए शेर और चीते के बीच में स्पर्धा होती है तो आधे बार जो है शेर को भूखा रहना पड़ेगा, आधे बार चीते को भूखा रहना पड़ेगा, दोनों को नुकसान होता है स्पर्धा से। गाय और बकरी के बीच में यदि घास के लिए स्पर्धा होगी तो नुकसान दोनों को ही उठाना पड़ता है। परभक्षण, परभक्षण के अंदर एक स्पीसीज को फायदा होता है, दूसरी को नुकसान होता है, यानी कि पैरासाइटिज्म कहते हैं। जैसे शिकारी जीव शेर व चीता है वो गाय और बकरी आदि को क्या कर जाता है, खा जाता है। तो यहाँ पे शेर और चीते को तो फायदा हो रहा है, उसकी स्पीसीज को क्या हो रहा है, फायदा, उनको ऊर्जा मिल रही है, उनका पेट भर गया। जबकि इसमें गाय और बकरी जैसी स्पीसीज को क्या हो रहा है, नुकसान, उनको जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तो परभक्षण पैरासाइटिज्म के अंदर ये रिलेशन होता है। परजीविता, परजीविता में भी सेम होता है, एक स्पीसीज फायदा उठाती है, दूसरे को नुकसान होता है। जैसे कि परजीवी और मेजबान, जैसे कि जूं होती है, लाइस होती है, पिस्सू होते हैं, ये क्या करते हैं, पिस्सू किसी व्यक्ति का खून चूस रहा है। अब पिस्सू को तो इससे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, जबकि दूसरे जिस व्यक्ति का खून चूस रहा है उसको नुकसान हो रहा है। तो ये भी क्या होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव का। नेक्स्ट आती है सहभोजिता और एक आती है असहभोजिता, यानी कि अमेंशनलिज्म और कमेंशनलिज्म। सहभोजिता में एक को फायदा हो रहा होता है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल है, यानी कि एक स्पीसीज फायदा उठाती रहे, फायदा लेती रहे, लेकिन दूसरे को इससे ना तो नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल है। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से दिया जाएगा, पूछा हमेशा ये जाता है, पूछा ये जाएगा कि एक स्पीसीज को फायदा है दूसरे को फायदा, तो इस रिलेशन को क्या कहते हैं। एक को फायदा एक को नुकसान है तो क्या कहेंगे,
एक को फायदा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? दूसरा इस प्रकार से पूछा जा सकता है एग्जाम्पल दे करके। एग्जाम्पल क्या कहेंगे कि एक पेड़ की शाखाओं पर अधिपादप जो है फल फूल रहा है, तो ये कौन से प्रकार का है? अब पेड़ की शाखा है, आम का पेड़ है, आम के पेड़ के ऊपर कोई दूसरी बेल जो है वो फल फूल रही है, तो आम के पेड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो बेल है उसको फायदा हो रहा है, उसको सहारा मिला हुआ है, वो आराम से ऊपर जाकर के सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बना सकती है। आम का पेड़ तो मात्र सहारा प्रोवाइड करवा रहा है, तो आम के पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सहभोजिता का है। असहभोजिता क्या होती है? एक को नुकसान होता है लेकिन दूसरे को कोई फायदा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किस प्रकार से है? एक को नुकसान है, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे बड़ा पेड़ है, जंगल में खूब बड़ा पेड़ है, उस बड़े पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे उगेंगे, अब उन छोटे छोटे पेड़ पौधों को क्या होगा? बड़े पेड़ की वजह से सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होगी, सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होगी, साथ में बड़े पेड़ की जड़ें जो नीचे पोषक तत्व हैं उनको भी ज्यादा खींच लेती हैं, तो छोटे पौधों को पोषण भी प्राप्त नहीं होता है। तो छोटे पौधों को यहाँ पे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या छोटे पौधे की प्रेजेंट होने की वजह से बड़े पेड़ पे कोई फर्क पड़ रहा है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि छोटे पेड़ पौधे प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो वो न्यूट्रल है। तो एक को नुकसान, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा होता है असहभोजिता रिलेशन के अंदर, जैसे कि बड़ा पेड़ और छोटे जो पौधे हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट रिलेशन होता है तटस्थता। तटस्थता में दोनों प्रजातियां जो हैं, दो टाइप की प्रजाति, वो साथ साथ में रह रही हैं, लेकिन एक दूसरे की उपस्थिति से दोनों पे ही कोई फर्क नहीं पड़े, दोनों की दोनों जो है न्यूट्रल रहे, दोनों ना तो पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो। ऐसा रिलेशन दुर्लभ होता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर फायदा नुकसान, फायदा या न्यूट्रल रहना कुछ ना कुछ तो होगा, दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसा जो है प्राकृतिक तौर पे कोई रिलेशन नहीं होता है, ये दुर्लभ होता है। तो ये जो है सातों के सातों प्रकार के रिलेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र चार प्रकार का होता है। एक तो टुंड्रा, एक वन, एक घास और एक मरुस्थलीय। ये भी हमें याद होना चाहिए चार टाइप कौन कौन से हैं। टुंड्रा का जो क्षेत्र होता है वो बंजर होता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा मात्रा में बर्फ होती है कि नॉर्मल पेड़ पौधे हो नहीं पाते। एक छोटी सी प्रकार की मोश होती है, वही यहाँ पे पाई जाती है। टुंड्रा में भी दो प्रकार का होता है, अल्पाइन और आर्कटिक। आर्कटिक हमें पता है उत्तरी ध्रुव के ऊपर जो बर्फीला क्षेत्र है उत्तरी ध्रुव का, वो कहते हैं आर्कटिक। और अल्पाइन होता है जो हमारी स्थलीय आकृतियों में, जैसे कि ऊंची वाली जगह है, जैसे हिमालय, हिमालय का अपर मोस्ट एरिया जहाँ पे सिर्फ हमेशा बर्फ जमी रहती है 12 महीने, वो वाला एरिया कहलाएगा अल्पाइन। और नॉर्मली विदाउट ऊंचाई भी हमेशा बर्फ जमी रहे, हाइट पे जाकर के बर्फ जमे वो नहीं, नॉर्मली बर्फ जमी रहे समुद्री क्षेत्र में भी, वो क्या होता है? आर्कटिक टाइप का टुंड्रा होता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में वन होते हैं शंकुधारी, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय, ये नाम से ही एक्सप्लेन्ड है। घास पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए घास के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम के आधार पे अलग अलग एरिया में घास पारिस्थितिकी तंत्र को डिफाइन किया गया है। हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के घास पारिस्थितिकी तंत्र के मैदान हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे सारांश के रूप में ही लिया है। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका में, कंपास ब्राजील में, प्रेरी उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में, पंपास अर्जेंटीना में, डाउन पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी प्रकार के भारत, यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाते हैं। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक होते हैं गर्म मरुस्थल, जैसे कि हमारा जो है राजस्थान का मरुस्थल है रेगिस्तान, वो वाला सहारा मरुस्थल। एक होते हैं शीतोष्ण क्षेत्र वाले जो कि मध्य अक्षांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और एक होते हैं शीत यानी कि कोल्ड डेजर्ट्स। कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है, जो हमने यहाँ पे देखा कि वहां पे इतनी बर्फ जमी रहती है, इतना ज्यादा ठंड वाला वातावरण रहता है कि नेचुरली बारिश नहीं हो पाती है।
हाई प्रेशर एरिया होने की वजह से। जब वातावरण में आसपास में हाई प्रेशर एरिया होता है तो वहां पे बादल नहीं बन पाते और नेचुरली बारिश नहीं हो पाती, तो बंजर रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय है वो एक प्रकार का शीत। तो इंडिया का शीत डेजर्ट जो है, कोल्ड डेजर्ट, वो है लद्दाख के अंदर हिमिस नाम से पाया जाता है। अब यहाँ पे हम लगे हाथ जो है, यदि हम मरुस्थलीय आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ रहे हैं तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि वनों की स्थिति की रिपोर्ट पे भी एक नजर डाल लेते हैं। कुल वन प्लस वृक्ष आवरण जो है वो है 24.62, 2462। याद करने का तरीका 2 प्लस करेंगे 4, 4 में और 2 ऐड करेंगे 6, यहाँ तक याद रह गया तो भी बहुत है, आपको याद रहेगा। संख्या में यदि आए तो 9 मिलियन हेक्टेयर। वन आवरण जो है वो है 21.71। वन प्लस वृक्ष आवरण ज्यादा होता है, हमेशा वन आवरण कम होता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद में अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। वनावरण में वृद्धि दर्शाने वाले हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। कमी दर्शाने वाले कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एरिया में हमें पता है क्या की जाती है, अभी वहां पे विकास कार्य बहुत ज्यादा तेजी से चल रहे हैं, प्लस वो लोग जूमिंग कृषि करते हैं, तो दोनों ही कार्य में क्या होता है, वनों को काटा जा रहा है। वनों को काटा जा रहा है तो तेजी से वनों में कमी हो रही है, वो आपके अरुणाचल, मणिपुर और मेघालय में हो रही है। कुल कार्बन स्टॉक यानी कि हमारे वन जितने भी प्रेजेंट हैं, वन प्लस वृक्षावरण 24.62%, इनमें कितने कार्बन को स्टोर करने की क्षमता है, कितना एनवायरमेंट में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ये वापस से फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो क्षमता है आपकी 7,204 मिलियन टन। अब देखिए, ये हमने पढ़ा मोटे मोटे तौर पर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है टाइप फॉरेस्ट, वो भी हमने पढ़ लिया, और घास के विभिन्न मैदान, और लेटेस्ट करंट को इंक्लूड करें तो वन स्थिति रिपोर्ट आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक तो होता है अलवणीय, एक होता है संक्रमणकालीन, एक होता है लवणीय। अलवणीय होता है जिसके अंदर जल के अंदर अगर हम एक यूनिट इकाई आयतन के अंदर जल लें तो उसमें 5 पीपीटी पार्ट्स पर थाउजेंड, यानी कि 1000 जल के कणों में 5 तक ही मैक्सिमम लवण के कण हों, यानी कि NaCl के जो हैं वो 5 अणु ही प्रेजेंट होंगे, कितने में, 1000 आपके H2O के अंदर। ये मतलब होता है इसका, 1000 H2O के अणुओं में 5 जो है आपके NaCl का प्रेजेंट है, तो ये होता है 5 पीपीटी पार्ट्स पर 1000। तो यानी कि वो जो वाटर रिसोर्स होगा, वो जलीय स्रोत होगा, वो अलवणीय होगा, जैसे कि झील होती है, मीठे पानी के तालाब, झरने, ये। अब संक्रमणकालीन होते हैं जिनमें 5 से 35 पीपीटी, जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कौन से पाए जाते हैं, मैनग्रोव वन क्षेत्र, दलदली जो होते हैं आपके, कौन से दलदली, समुद्र किनारे वाले दलदली क्षेत्र। और लवणीय होते हैं सागरीय, वो 35 पीपीटी, यानी कि 1000 जल के अणुओं में 35 जो NaCl है उससे ज्यादा अणु यदि हो, जैसे कि समुद्र, महासागर, तो ये होते हैं खारे पानी के स्रोत। अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हमने सबसे पहले तो वर्गीकृत कर लिया है जलीय स्रोतों को। अब हम जलीय जीवों के प्रकार पढ़ लेते हैं। जलीय जीवों के जो हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं मेनली। अब इनके नाम आपको इसी प्रकार से दिए हुए होंगे। न्यूस्टोन होता है, ये किसी से अटैच नहीं होते हैं, यानी कि तैरने वाले पौधे, जो पौधे जलीय स्रोत के अंदर तैरते रहते हैं उनको कहते हैं न्यूस्टोन। पेरिफाइटन किसको कहते हैं, जिनके तने से जुड़े हुए रहते हैं, जल में डूबे रहते हैं। तैरने वाला होगा तो जल का लेवल ये है तो इसके ऊपर दिखेगा,
यानी कि ऊपर तैरता है, जल के अंदर नहीं तैरता, जबकि ये जल में डूबे रहते हैं और एक जगह पे स्थिर होते हैं। सेसाइल, शैवाल। अब शैवाल क्या होता है, देखिए जल के अंदर कोई पत्थर है, पत्थर से भी क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा शैवाल, वहीं पे वो जो है पनप जाएगा और जल के अंदर रहेगा। तो ये वाले हो गए पेरिफाइटन। प्लैंकटन, प्लैंकटन जब मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, पिरामिड्स पढ़ाए थे, तब मैंने ये नाम लिया था। प्लैंकटन क्या होते हैं, संचलनशील होते हैं, यानी कि फ्रीली मूव करते हैं इधर से उधर, छोटे छोटे होते हैं, जल में ही डूबे रहते हैं। प्लैंकटन में शैवाल टाइप के भी प्लैंकटन पाए जाते हैं। नेक्टन क्या होता है, नेक्टन होता है तैरने वाले जल के नीचे और विशाल जीव। तो जितने भी जलीय जीव, मछली, मगरमच्छ, कछुआ और व्हेल मछली, ये सब आते हैं नेक्टन के अंदर। ये आपसे पूछ सकते हैं। बेंथोस क्या होता है, अधर से जुड़ा हुआ जल के नीचे, यानी कि नीचे ही नीचे तालाब है, तालाब की तलहटी में नीचे जो जमीन है तालाब की, उससे जुड़े हुए जो भी पेड़ पौधे होंगे जिससे ऊपर पानी से गिरे हुए हैं बिल्कुल तलहटी में, उनको कहा जाता है बेंथोस। बेंथोस यानी कि बिल्कुल नीचे ही नीचे है, बिलो है। जलीय उत्पादकता के 4 कारक होते हैं, कौन कौन से, सूर्य का प्रकाश, विलेयित ऑक्सीजन, पारगम्यता और तापमान। एक मान लीजिए झील है, झील के अंदर सूर्य का प्रकाश कितनी गहराई तक पहुंच पा रहा है, उतनी ही गहराई तक क्या होगा, नेचुरली जो है भोजन बनाने वाले पेड़ पौधे उपस्थित होंगे। क्योंकि जहां के बाद में मान लीजिए यहाँ के बाद सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा, तो यहाँ पे तो सिर्फ क्या हो सकते हैं, उपभोक्ता हो सकते हैं, उत्पादक जो होंगे वो इस लेवल तक ही होंगे। दूसरा, ऑक्सीजन की अमाउंट विलेय कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। इस एरिया में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा उत्पादकता होगी, कम है तो कम होगी। पारगम्यता यानी कि कितना पानी क्लियर है, ज्यादा पानी क्लियर होता है तो ज्यादा गहराई तक सूर्य की किरणें जाती हैं, ज्यादा उत्पादकता होती है। पानी क्लियर नहीं होता है तो वहां पे उत्पादकता कम हो जाती है। और तापमान, ज्यादा तापमान भी क्या होता है, अच्छा नहीं होता है जलीय जीव जंतुओं और जलीय पौधों के लिए। तो तापमान से, ज्यादा तापमान होने से क्या होता है, उत्पादकता कम होती है। एक चीज आप न्यूज़पेपर में खूब पढ़ रहे होंगे कि जैसे जैसे समुद्र का टेम्परेचर राइज हो रहा है, एक जो ग्लोबल वार्मिंग से, तो जो प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है, अन्य छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनकी पूरी स्पीसीज की स्पीसीज खत्म हो रही हैं, यानी कि जलीय उत्पादकता टेम्परेचर बढ़ने पे कम हो रही है। अब आता है एक टर्म यूट्रोफिकेशन, यानी कि सुपोषण, जलीय तंत्र का सुपोषण। देखिए यानी कि ये जो झील है इसमें नेचुरली जो सोर्स है उत्पन्न उत्पादकता के, इसके आधार पे पोषण एक अलग चीज है। लेकिन बाहर से आकर के इसके अंदर कोई पोषक तत्व मिक्स हो रहे हैं बाहर के पानी के साथ में, तो वो क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। अब इसके क्या है, 2 प्रकार के स्रोत हो सकते हैं। 2 प्रकार के स्रोत क्या हैं, मान लीजिए कोई एक तालाब है और यहाँ पे कोई सिटी बसी हुई है और यहाँ पे क्या बने हुए हैं, खेत बने हुए हैं। अब इस तालाब में, इस सिटी में कोई फैक्ट्री चल रही है, इस फैक्ट्री का जो पानी है वो नाले के थ्रू आकर के इसके अंदर मिक्स हो रहा है। इस पानी की, ये जो फैक्ट्री है कोई रसायन की फैक्ट्री है, मान लीजिए यूरिया बनाने की फैक्ट्री है, यूरिया का उत्पादन हो रहा है, तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो उसमें भी नाइट्रोजन के तत्व जो हैं सम्मिलित होंगे। वो नाइट्रोजन के तत्व हैं यहाँ आकर के क्या कर रहे हैं, यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण कर रहे हैं। तो ऐसा स्रोत जो ज्यादा सुपोषण दे रहा है लेकिन किसी नोन जगह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो स्रोत कहलाता है बिंदु स्रोत, जैसे कि फैक्ट्री। लेकिन बड़े बड़े एरिया से, ये मैंने क्या बताया, खेत, खेत में किसान ने क्या किया, खाद का छिड़काव किया, उसने अपनी फसल काट ली, लेकिन कंप्लीटली खाद यूटिलाइज नहीं हो पाती है। खाद के वो जो गुण हैं वो खेत में अभी भी उपस्थित हैं। बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई तो बारिश के पानी के बहाव के साथ में
इन खेतों में प्रेजेंट वो यूरिया भी आकर के इस तालाब में मिक्स हो गई। बारिश का पानी आया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली इस जगह से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। कोई पॉइंट सोर्स नहीं है, बिंदु सोर्स नहीं है। तो ये अबिंदु सोर्स होते हैं दो प्रकार के। अब हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, देखिए जब इतना सारा एक तालाब के अंदर पोषण आ जाता है तो उसके कारण से क्या होता है, फिर तालाब के अंदर आपका बहुत ज्यादा मात्रा में शैवाल एक साथ बन जाते हैं, क्योंकि उनको पोषण मिला, अनुकूल माहौल मिला, तो शैवाल कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में शैवाल बन गए। इसको कहते हैं शैवाल प्रस्फुटन, हार्मफुल एल्गे ब्लूम कहते हैं। अत्यधिक सुपोषण से ग्रीन टाइड या रेड टाइड, यानी कि हरे रंग के शैवाल होते हैं तो ग्रीन टाइड बोलते हैं उसको, लाल रंग के शैवाल जो ज्यादा हो जाते हैं तो उसको रेड टाइड बोलते हैं। ये होता है जब इतनी ज्यादा शैवाल और ये सब बन जाते हैं, प्लैंकटॉन्स आ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उनको ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं नीचे के जलीय वातावरण में। देखिए इस तालाब में ऊपर का कॉन्सेप्ट हम समझ गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शैवाल इसको ढक लिया। अब शैवाल ने ढक लिया तो वातावरण की ऑक्सीजन जो इसमें मिक्स हो पा रही थी, अब वो मिक्स नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से नीचे के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से वहां पे रहने वाले जीव जंतु, मछली एटसेट्रा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसको हार्मफुल कहते हैं एल्गे ब्लूम को, यानी कि ये हानिकारक होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्द्र भूमि, यानी कि वेटलैंड। आर्द्र भूमि जो होती है, देखिए हर कोई क्षेत्र ऐसे जनरली बोल दिया जाता है कि जो दलदली क्षेत्र होता है उसको आर्द्र भूमि कहते हैं, नहीं। जो प्रॉपर आपकी डेफिनेशन है उसमें ये है कि उस क्षेत्र की पानी की गहराई 3 मीटर से कम होगी, यानी कि 3 मीटर से ज्यादा पानी नहीं भरा हुआ होगा उस क्षेत्र में। जलीय जलजली क्षेत्र होता है उसको कहते हैं। इसके लिए आर्द्र भूमि के लिए रामसर जो है साइट्स निर्धारित की जाती हैं। तो उसका आधार क्या होता है, किसी भी आर्द्र भूमि को रामसर आर्द्र भूमि घोषित करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पे करते हैं, 2000 से अधिक पक्षी निर्भर कर 20,000, नोट 2000, 20,000, 20,000 से अधिक पक्षी निर्भर करने चाहिए उस आर्द्र भूमि पे, यानी कि उस आर्द्र भूमि का जो एरिया है यहाँ पे 20,000 से ज्यादा पक्षियों की संख्या हो। दूसरी 1% इन 20,000 में से 1% जो है वो विशिष्ट प्रजाति के हों, यानी कि उसी आर्द्र भूमि क्षेत्र में पाए जाते हो और कहीं नहीं पाए जाते हो, वहीं के नेटिव हों। वो दोनों क्राइटेरिया पूर्ण होने पर वो रामसर साइट होती है। अब ये रामसर साइट क्या है, देखिए आर्द्र भूमि जो होती हैं यानी कि वेटलैंड्स होती हैं, ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार की विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर ये खत्म हो जाएंगी तो पृथ्वी से बहुत सारी प्रजातियां एक साथ लुप्त हो सकती हैं। तो इनके इम्पोर्टेंस को समझते हुए, वेटलैंड्स के इम्पोर्टेंस को समझते हुए, दूसरा इम्पोर्टेंस इनका ये होता है कि ज्यादातर आर्द्र भूमियों पे विदेशों से पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान के केवलादेव में क्या आते हैं, साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, साइबेरिया से पक्षी आते हैं, और हमारी सांबर झील के पास भी आते हैं। तो इनका इम्पोर्टेंस सिर्फ न केवल उस क्षेत्र में जहाँ पे ये प्रेजेंट हैं, बल्कि बहुत दूर दूर तक, हजारों किलोमीटर तक होता है। तो इस कारण से इनको कंजर्व करना, सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इसलिए 1971 के अंदर ईरान में एक शहर है रामसर, तो इनके कंजर्वेशन के प्रयासों के लिए संधि हुई थी। तब से जो आर्द्र भूमि को ये क्राइटेरिया पूरा कर लेती है उसको रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है, और उसके कंजर्वेशन के लिए एक कोष में से पैसे दिए जाते हैं, उनका कंजर्वेशन करने के प्रयास किए जाते हैं। 2021 के अंदर सम्मिलित रामसर साइट कौन कौन सी हैं, अभी अगर हम बात करें तो टोटल इंडिया में 49 रामसर साइट हैं।
2021 में आप लिस्ट देख लीजिएगा। सुल्तानपुर जो है वो नेशनल पार्क गुड़गांव हरियाणा में, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका झज्जर हरियाणा में, कोल झील गुजरात में, बांधवाना आर्द्र भूमि वडोदरा गुजरात में। और 2022 के अंदर अभी तक 2 ऐसे साइट्स को घोषित किया गया है। रामसर साइट कौन कौन सी? खिजाड़िया रामसर साइट कौन सी? ये एक बर्ड सेंचुरी है, कहाँ पे? जामनगर गुजरात के अंदर। आई रिपीट, 2022 की बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 वाले भी इंपॉर्टेंट हैं। खिजाड़िया रामसर साइट जो है, जो कि एक बर्ड सेंचुरी है, वो जामनगर गुजरात, और हैदरपुर आर्द्र भूमि ये है यूपी में। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है कि जिनको आर्द्र भूमि घोषित कर दिया लेकिन स्टिल वो क्या है, उनका पारिस्थितिकी तंत्र खराब होता जा रहा है। रामसर साइट होने के बावजूद भी प्रदूषण से, मानव के हस्तक्षेप से उनका पारिस्थितिकी तंत्र उन आर्द्र भूमियों का खराब होता जा रहा है, तो उनको एक और लिस्ट में डाल दिया जाता है, वो होती है मॉन्ट्रियक्स लिस्ट। मॉन्ट्रियक्स लिस्ट जो है, जो रामसर साइट प्रदूषण और मानव हस्तक्षेप से पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा हो। अब इंडिया की कौन सी जो 49 रामसर साइट है, उनमें से लोकटक झील मणिपुर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, ये दोनों मॉन्ट्रियक्स लिस्ट के अंदर आते हैं। चिल्का झील को एक बार मॉन्ट्रियक्स लिस्ट में डाला गया था, लेकिन उसको बाद में निकाल दिया जब उसकी स्थिति इंप्रूव हो गई। अब देखिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में 2 चीजें और आती हैं। ज्वार नदमुखी पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको बोलते हैं एस्चुरी इकोसिस्टम। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं मैनग्रोव, एक होती है प्रवाल भित्ति। मैनग्रोव जो हैं आपके, वो उच्च लवणता में रहने वाले सक्षम होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हेलोफाइटिक। मुझे याद है मैंने कहीं पे क्वेश्चन देखा था एक रेपुटेड एग्जाम के अंदर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही पूछ लिया था कि हेलोफाइट्स क्या होते हैं। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स वो पौधे होते हैं, वो पेड़ होते हैं जो उच्च लवणता वाले क्षेत्र के अंदर पनपते हैं, वहां पे रह पाते हैं, एग्जिस्ट कर पाते हैं, उच्च लवणता वाले, तो उनको कहते हैं हेलोफाइट। इनमें क्या होती है? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ क्या होती है? ये एक पेड़ है। अब जब ये पेड़ के नीचे यहाँ पे चारों ओर दलदली क्षेत्र, दलदल भी कैसा? लवणता वाला। जब लवणता वाला दलदल होता है तो हमें पता है कि आसपास के जो क्षेत्र होता है वहां पे एक परत सी जम जाती है नमक की। तो इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन नीचे नहीं पहुंच पाती। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, पेड़ पौधों में भी क्या होती है, अब विभिन्न क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये पेड़ होते हैं, मैनग्रोव पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जो जड़ें हैं वो नीचे से वापस उठ के हवा में आती हैं, जस्ट टू टेक ऑक्सीजन। और इस क्रिया की जो जड़ें होती हैं उनको अपस्थानिक, अप हो गई वापस से ऊपर आ गई, अपस्थानिक मूल कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं इंग्लिश में। प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल लीफ। प्रवाल जो होते हैं वो जूट एंथेली के साथ में सहजीवी संबंध में रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने कहा था कि एग्जाम्पल के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो प्रवाल जूट एंथेली के साथ में कौन से संबंध में रहते हैं? सहजीवी। सहजीवी कौन सा था? दोनों के लिए विन विन वाली सिचुएशन, दोनों के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव वाली सिचुएशन। क्या पॉजिटिव रहता है? प्रवाल जो जीव होते हैं उनको जूट एंथेली क्या करता है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे पोषण ला करके इकट्ठा करता है, उनको पोषण प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। बदले में प्रवाल जो हैं जूजेंथली जीव को रहने का आश्रय देते हैं, प्रवाल के ऊपर ही जूजेंथली रहते हैं। तो देखिए, प्रवाल जो होते हैं वो श्वेत रंग के होते हैं, लेकिन हम कोरल रीफ देखते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर रंगों की होती हैं। तो वो रंग जो होते हैं ना, वो उनके ऊपर उपस्थित जूजेंथली जीवों के कारण होते हैं, क्योंकि ये जो जूजेंथली जीव होते हैं ये खुद विभिन्न रंगों के होते हैं और ये परवाल के ऊपर चिपके रहते हैं, तो इसलिए हमें परवाल रंग बिरंगी नजर आती है। परवाल कितने टाइप की होती है? फ्रिंज। फ्रिंज कौन सी प्रकार की परवाल होती है?
ये समुद्र है और ये टापू है। अब ये टापू के यहाँ पे थोड़ी सी दूर पे, टापू से डिस्टेंस पे थोड़ी दूर पे, इसके किनारे किनारे जो परवाल भित्ति पाई जाएगी उसको कहेंगे फ्रिंज टाइप की। इसी टापू के यदि कंटिन्यूसली न होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से पाई जाए तो वो होती है पैच टाइप की। और बैरियर होता है, देखिए ये और भी बड़ी हो जाए और ये जो पानी वाला एरिया है और उस टापू के बीच में यदि ये क्या करे, बैरियर का काम करे, परवाल भित्ति, तो ये होती है बैरियर टाइप की। सबसे फेमस जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर एक कोरल रीफ का नाम है जो कि पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के किनारे, ऑस्ट्रेलिया के तट पे पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ। अटोल टाइप की जो जो प्रवाल भित्ति है वो इस प्रकार से क्या होती है, यू शेप में बनाती है। यहाँ पे ये प्रवाल होगी और यहाँ पे पानी भरा रहेगा, उसको बोलते हैं एटोल टाइप की। अंडमान निकोबार कहाँ पे इंडिया में कहाँ पे पाई जाती है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कच्छ खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो इन एरियाज के अंदर जो है परवाल पाई जाती है, परवाल भित्ति पाई जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन, जिसमें हमने पारिस्थितिकी तंत्र, उसके विभिन्न घटक, अलग अलग स्थलीय तंत्र, जीव तंत्र, जलीय जीव तंत्र, उनकी डेफिनेशन, उन सब के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट सेशन, उसमें जो है पारिस्थितिकी से संबंधित वन्य जीव जंतु जो हमारे टॉपिक दिया हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर हुए हैं। सो stay tuned to the next session और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।